क्या हम फिनलैंड आके किसी और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। मतलब अब आप पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं बैठे हुए, आप ऑलरेडी किसी यूरोपियन कंट्री में हो। तो यहाँ से स्टिल कहीं और मूव करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कहा कि आप आजकल जो सारी वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल सूरज के सामने खड़े होकर बना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो अभी शायद आपको आइडिया नहीं है, कभी आप फिनलैंड आओगे या ख़ास तौर पे किसी नॉर्डिक कंट्री में आओगे तो फिर आपको सूरज की अहमियत का अंदाज़ा होगा। अभी शायद पाकिस्तान में रहते हुए आपको आइडिया नहीं होगा कि सूरज कितनी बड़ी जो है ना वो नेमत है। अब क्योंकि फ़िनलैंड में जो गर्मियों का टाइम स्पैन है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बड़ा जो है ना वो लिमिटेड है, तो हमें ये कोई 2-1 महीने मिलते हैं जिसमें हम विटामिन डी भी ले सकें और बेसिकली जो सूरज की शुआएँ हैं वो ले सकें। ठीक है, समझ गया। तो इस वजह से हम कोई भी मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते विटामिन डी लेने के लिए। कैमरा बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया है, एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है और कभी गिर भी सकता है, लेकिन चलो लेट्स सी, अल्लाह करे कि खड़ा ही रहे इसके ऊपर। आज का जो टॉपिक है ना वो इस हवाले से है कि कई लोगों के इस तरह के कंसर्न होते हैं कि क्या हम फिनलैंड आके किसी और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। बेसिकली जो वो पूछना चाह रहे होते हैं उसका मतलब यही होता है कि क्या हम परमानेंटली मूव हो सकते हैं किसी और यूरोपियन कंट्री में। मतलब हम आए पहले फ़िनलैंड स्टडीज़ के लिए, लेकिन उससे बाद हम किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव कर जाएं। तो ये कोई इतना इजी नहीं है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। मतलब अब आप पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं बैठे हुए, आप ऑलरेडी किसी यूरोपियन कंट्री में हो। तो यहाँ से स्टिल कहीं और मूव करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा अगर इसको देखा जाए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप इस एंगल से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या फ़िनलैंड के रेजिडेंस परमिट के ऊपर हम कहीं और जाके रह सकते हैं, तो इस हवाले से मैं कुछ क्लैरिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों के सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि जो आपको स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट मिलता है यहाँ पे, उसका मतलब बेसिकली क्या है। तो जो आपको सबसे पहले स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट मिलता है वो क्योंकि एक शेंजन वीज़ा कंसिडर किया जाता है, और आप जो 26 कंट्रीज़ हैं ये सारे शेंजन एरिया की, जिसमें यूरोप सारा ही काफ़ी हद तक आ जाता है, तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपको अलहदा से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जर्मनी जाना है, नॉर्वे जाना है, ग्रीस जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑस्ट्रिया जाना है, तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, खैर 26 और कंट्रीज़ हैं, मैं अब उनके नाम तो नहीं लेने लगा यहाँ पे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो में कहीं पे ऐड भी कर दूँ। तो इन कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 90 डेज़ वहाँ पे रुक सकते हैं, उससे बाद आपको वापस आना पड़ेगा। अब वो ट्रैवल के पर्पज़ से आप वहाँ जा सकते हैं। आप वहाँ जाके ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्टडी राइट्स हैं या जो वर्क के राइट्स हैं एज अ स्टूडेंट भी, वो सिर्फ फ़िनलैंड तक लिमिटेड हैं। आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे काम करना है तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उससे बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाके काम कर सकेंगे। और कोई अगर ये पूछता है कि क्या मैं फ़िनलैंड आऊँ ही ना, मैं कहीं और चला जाऊँ, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए ये, क्योंकि इससे होता ये है कि आप तो ये कर बैठेंगे, लेकिन फिर जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि सिस्टम को या यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता तो लग जाता है कि इस बंदे को वीज़ा ग्रांट हुआ था लेकिन ये बंदा यहाँ पे आया ही नहीं। तो इस वजह से फिर उस इलाके के जो लोग होते हैं ना, आप कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो या इवन नेपाल से हैं आप लोग, तो फिर मुश्किल क्रिएट हो जाती है अगर कोई दोबारा वहाँ से स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करे और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ जाए कि ये बंदा तो आया ही नहीं था यहाँ पे, तो फिर आगे आने वालों के लिए जो है ना वो मुश्किल क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह का है कि हम फिनलैंड आए बगैर कहीं और चले जाएं, तो मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा।
आपको यहाँ एडमिशन मिला है, आपने यहाँ का फिर रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया है, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें जिसके लिए आप आ रहे हैं। बाकी फिर बाद की बात है, आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है, आप वहाँ का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें या वर्क वीज़ा अप्लाई करें और आप चले जाएँ। मेरे ख्याल से ये एक बेहतर अप्रोच है। अच्छा, बात ये की जाए कि कितना आसान होता है यहाँ आके किसी और कंट्री में मूव करना, तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान से यूरोप आना ज़्यादा मुश्किल है। यूरोप से या एक यूरोपियन कंट्री से किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव करना, जॉब ढूंढना, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंपेयर टू अगर इसको रेफरेंस देखा जाए पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे दरवाजे इस हवाले से भी खुल जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने स्टडीज़ यहाँ से आके कर ली, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की, तो काइंड ऑफ एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हुए होते हैं, जो कि एक पूरे अगर यूरोप के हवाले से देखा जाए तो एक नॉन इंस्टीट्यूट बनता है। तो जो कंपनीज़ भी होती हैं उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी इस हवाले से हो जाती है कि इस बंदे ने फिनलैंड से या कहीं और से डिग्री हासिल की है, तो एक काइंड ऑफ ऑथेंटिक अदारा होगा, या उसकी जो आप कह लें कि रेपुटेशन है वो फिर भी बेहतर होगी कंपेयर टू हमारे इलाके से। तो एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, मूव करना एक बंदे का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से मूव करना किसी यूरोपियन कंट्री में या फिनलैंड से मूव करना, दोनों में से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसान क्या है। अब कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है, उसको कोई जॉब मिले, वो फिर वीज़ा के प्रोसेस में जाएगा, फिर उसको वीज़ा मिलेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए एक बंदे को वहाँ पहुँचते हुए। तो इस वजह से भी आपको ये फ़ायदा हो सकता है अगर आप यहाँ पे हैं फिनलैंड में, आपके लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि मेरे पास फिनलैंड का वर्क परमिट है, मेरे पास इस कंट्री का वर्क परमिट है, तो क्या मैं किसी दूसरी कंट्री में भी जाके काम कर सकता हूँ या मुझे तो अलाउ है काम करना। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहाँ से भी आप हैं, अगर आपको वहाँ बैठे जॉब मिल गई है और आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है और आपको वो भी मिल गया है, लेट्स से फ़िनलैंड की हम मिसाल ले लेते हैं, तो आप सिर्फ फ़िनलैंड में उस वर्क परमिट की बेस पे जॉब कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उस वर्क परमिट की बेस पे आप कहीं पे भी जाके काम कर लें। लेट्स से अगर आप फ़िनलैंड आ रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट है और आपको कहीं और से जॉब ऑफ़र आ गई है, लेट्स से नॉर्वे से आ गई है, जर्मनी से आ गई है या डेनमार्क से आ गई है, कहीं से भी आपको जॉब ऑफ़र आई है, तो आपको वहाँ का वर्क वीज़ा या जो भी उनका परमिट है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको जब मिल जाएगा तब आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकेंगे, वरना फ़िनलैंड के वर्क परमिट पे या स्टूडेंट परमिट पे आप कहीं और जाके जॉब नहीं कर सकते। इस चीज़ को अपने जहन में रखें। इसमें कुछ लोग EU ब्लू कार्ड का भी रेफरेंस देते हैं और उस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि EU ब्लू कार्ड बेसिकली है क्या, उस बेस पे आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ पे काम नहीं कर सकते, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बस अप्लाई करें और आपको EU का जो ब्लू कार्ड है वो मिल जाए, इतना आसान नहीं होता। तो चलें, किसी अगली वीडियो में फिर आपसे गपशप लगाएंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एंड पे वही आवाम जो वीडियो के यहाँ तक आ गई है, पिछली भी वीडियोस देखी हैं और एक छोटा सा काम उनसे नहीं हो रहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ एक टैप करना है हल्का सा। तो अगर वीडियोस देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका। Thank you.